हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज हम एसएचएम का अगला पार्ट आपके सामने लेके आए हैं। आज हम सिर्फ एनर्जी की बात करने वाले हैं। आज हम एनर्जी इन एसएचएम की बात करेंगे बेटा, जहां पे हम डिस्कस कर रहे होंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंट रिलेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के साथ टोटल एनर्जी की वर्किंग, और हम एनर्जी मेथड सीखेंगे आज टाइम पीरियड निकालने के लिए। तो पूरा सेशन ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आज सेशन होने वाला है। बहुत कुछ सीखेंगे आज के इस सेशन में। स्टार्ट करते हैं सेशन पूरे जोश के साथ। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। इसके बाद आप मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस करना, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लो फॉर मोर अपडेट्स। आइए बच्चों आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था जब हमने एसएचएम की सारी इक्वेशन एक साथ बताई थी। अगर मैं मानूं एसएचएम कर रहा है पार्टिकल और मीन पोजीशन से शुरू हो रहा है, जो बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं, अगर कुछ मेंशन ना किया जाए तो हम एक्स की इक्वेशन लेंगे ए साइन ओमेगा टी। इसे डिफरेंशिएट करेंगे, स्पीड आ जाएगी। इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सीलरेशन आ जाएगा। ये आपके सामने वर्किंग है। अब काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन चाहिए तो वो हम लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। स्पीड की वैल्यू उठा के यहां रख दी तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन बन गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी में क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, ये हमें याद होना चाहिए एकदम। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखिए बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो जैसा हम स्प्रिंग में किया करते थे ना, वैसा ही फॉर्मेट यहां पे है। हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू वहां से लेके रख दी जाएगी। अब देखो के को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ओमेगा हमने याद किया होता है रूट के बाय एम। ओमेगा स्क्वायर को लिखोगे के बाय एम। के यहां से देखो बनेगा एम ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करके। ये के को आप यहां पे रख दीजिए, एक्स की वैल्यू यहां पे रख दीजिए। तो देखिए आपको पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो पोटेंशियल एनर्जी में साइन स्क्वायर का फंक्शन है और काइनेटिक एनर्जी में कॉस स्क्वायर का फंक्शन है। ठीक है, अब देखो ये आगे की जो कोफिशिएंट टर्म है, ध्यान से देखो वो सेम आ गई, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। याद रखिएगा ये। चलिए अब मैं यहां पे टोटल एनर्जी निकालूं तो इन दोनों को ऐड करना होगा। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, कोफिशिएंट कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, आपको मिलेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो तो 1 हो जाता है। तो इससे मुझे फाइनली मिलेगा बेटा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करके टोटल एनर्जी का फंक्शन मिल गया हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी में भी यही एक्सप्रेशन था, लेकिन इसमें कॉस स्क्वायर था, और पोटेंशियल एनर्जी में भी यही एक्सप्रेशन था, लेकिन उसमें साइन स्क्वायर था। समझ गए बच्चे? पक्का? चलूं आगे? यस। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़े वेरिएशन की भी बात करें। अब यहां पे देखो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट हो गई, काइनेटिक कम ज्यादा हो रही है, पोटेंशियल कम ज्यादा हो रही है, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। ये एसएचएम में हमेशा याद रखना है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है एसएचएम की। एसएचएम में कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई डिसिपेटिंग फोर्सेस, विस्कस फोर्सेस, हवा नहीं है। एसएचएम में टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड मेंटेन है, ऑसिलेशन चलते जा रहा है विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। ये आपका एसएचएम की वर्किंग है। अब अगर मैं देखूं तो काइनेटिक पोटेंशियल का सम टोटल है, ये दोनों कम ज्यादा होते रहते। यस, एक पॉइंट आएगा जब पोटेंशियल मैक्सिमम तो काइनेटिक मिनिमम हो जाएगा, एक पॉइंट आएगा जब पोटेंशियल मिनिमम काइनेटिक मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा ये होता कहां है, ध्यान से देखते हैं। मीन पोजीशन पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ये हमने सीखा था लास्ट क्लास में। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक मीन पे काइनेटिक मिनिमम हो जाएगी एक्सट्रीम पे। आई बात समझ में? एक्सट्रीम पे वो रुक जाता है ना,
पार्टिकल ऑसिलेट करते एक्सट्रीम पे स्टॉप होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे 0 हम लिख देते हैं, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 है। समझ गए? तो यहाँ पे देखिए टोटल एनर्जी में काइनेटिक मिनिमम को अगर मैं 0 करूं तो टोटल एनर्जी किसके बराबर आ जाता है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाता है आपका टोटल एनर्जी। आए बेटा समझ में? चल आगे चलते हैं। ये देखो एक इंपॉर्टेंट टर्म है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। जैसे अगर हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग रखी है या फिर वर्टिकल स्प्रिंग रखी है, तो वर्टिकल स्प्रिंग में स्प्रिंग इलोंगेटेड होगी मीन पोजीशन पे, हॉरिजॉन्टल में मीन पोजीशन पे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है। तो अलग अलग केसेस में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मीन पे डिफरेंट हो सकती है, इसीलिए मीन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, इसलिए इसको 0 नहीं कहते, लेकिन मिनिमम काइनेटिक पक्का 0 है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यू के लिए आप सवाल टू सवाल देख के बता रहे होंगे। अब इनके ग्राफ की बात हो जाए, काइनेटिक एनर्जी में बेटा कॉस स्क्वायर का ग्राफ है, कॉस स्क्वायर का ग्राफ ऊपर से शुरू होता है कॉस थीटा 1 0 डिग्री पे, और फिर वो ऐसे रिपीट हो रहा है, नीचे नहीं जाता है कॉस थीटा का ग्राफ, जैसे जाता है कॉस स्क्वायर है तो वो नेगेटिव का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव बन जाएगा, तो हमेशा ग्राफ ऊपर ही बना रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, साइंस थीटा का ग्राफ है 0 से चालू होगा, उसके बाद ये देखिए इस तरीके से ऑसिलेट करेगा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। अब जरूरी नहीं है ना कि मीन से ही चालू हो, अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि एक्सट्रीम से चालू हो रहा है तो फिर आपका एक्सप्रेशन होता है ए कॉस ओमेगा टी। ये याद कर रहा है, पिछली क्लास में भी बताया था, बहुत ध्यान से। स्पीड ये हो जाएंगी, एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट करके आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी में देखिए स्पीड का स्क्वायर है, तो ये स्पीड का स्क्वायर कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी में एक्स स्क्वायर है, ये रख दीजिए, ये आपको एक्सप्रेशन मिल गया। मतलब साइन और कॉस इंटरचेंज हो गए। यस, देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर मैं फाई की टर्म्स में बात करूं तो एक्स ऐसे लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऐसे। बाय डिफॉल्ट हम मीन पोजीशन वाला जो केस है वही निकाल रहे होंगे जब तक मेंशन नहीं किया गया हो स्पेसिफिकली, लेकिन अगर स्पेसिफिकली मेंशन कर दे एक्सट्रीम से तो ये वाला पैटर्न आप यूज करोगे, साइन कॉस इंटरचेंज हो जाएंगे। अच्छा, कहीं बीच में किसी जगह से स्टार्ट हो तो उस जगह का फाई निकालिए, यहां पे रखिए, सॉल्व करके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। समझ गए बेटा? चल आगे चलते हैं। अब देखिए मीन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 थी तो क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी मीन पे 0 नहीं है तो क्या करेंगे, आओ समझते हैं। तो ये वाला फंक्शन देखिए, इसमें टाइम 0 रखो तो ये साइन थीटा 0 हो जाएगा। यानी ये एक्सप्रेशन कब वैलिड है, जब पोटेंशियल एनर्जी मीन पे 0 है। जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में कह रहा था ना 0 हो भी सकती नहीं भी हो सकती, ये तब वैलिड है जब पोटेंशियल एनर्जी मीन पे 0 है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको कह दे एक्सप्लिसिटली कि पोटेंशियल एनर्जी मीन पे U0 है, कह दिया उसने, मान लो, समझ गए? तो पोटेंशियल एनर्जी अगर U0 है तो आप देखिए काइनेटिक में कोई चेंज नहीं करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन में आप देखो ये चीज में U0 जोड़ दोगे, जो कांस्टेंट वैल्यू है ना पोटेंशियल एनर्जी पे वो यहाँ पे जोड़ दी जाएगी, और टोटल एनर्जी जब इन दोनों को जोड़ के बनाएंगे तो उसमें भी U0 का एक फंक्शन आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, इस पे एक छोटा सा सवाल बता देता हूं। मान लीजिए पार्टिकल है जिसका मास दे देते हैं 2 kg, एम्पलीट्यूड दे देते हैं 0.1 मीटर, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन आपको दे देते हैं 5 जूल, और टोटल एनर्जी आपको दे देते हैं 9 जूल। आपसे पूछते हैं फ्रीक्वेंसी बताइए, टाइम पीरियड बताइए, ओमेगा बताइए। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया। अब ध्यान से देखो, पोटेंशियल एट मीन मेंशन किया है उसने 5 जूल, इसका मतलब टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आप यूज करोगे हाफ ma स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस U0। यू की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम 5 जूल मीन पे, तो आप देखिए टोटल 9 और ये टर्म हो जाएगी 5, इसे उधर भेज दो, ये आपके पास सेटअप आ गया।
अब देखो मास और एम्पलीट्यूड रख देते हैं। ये देखिए तो 2 से 2 कट गया, 400 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आ गया बच्चे 20। यस, टाइम पीरियड आ गया 2 पाई बाय 20 यानी पाई बाय 10, फ्रीक्वेंसी आ गई 10 बाय पाई, सारी चीजें आ गई। एक ये बारीकी है, बहुत छोटी सी, ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, एक्स के साथ रिलेशन भी हम बात कर लेते हैं। v इक्वल टू एक्स के साथ ये एक्सप्रेशन होता है ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस, हाफ एम वी स्क्वायर कर दो, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, फिर उसमें हाफ के एक्स स्क्वायर कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी का तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन है, बस के को लिख दो एम ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपके पास बन गया। अब देखो ये आगे का कोफिशिएंट सेम है, बस इधर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और फिर जोड़ोगे दोनों को तो टोटल एनर्जी ये आ जाएगी कांस्टेंट, जो पहले ही फॉर्मूला आ गया था। तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी में एक्स स्क्वायर है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, और काइनेटिक एनर्जी में एक्स स्क्वायर माइनस के साथ है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। आया समझ में? यस। अब देखो अगर आपको बोल दे कि पोटेंशियल एनर्जी मीन पे कुछ है तो वो जीरो से ना शुरू करके जो वैल्यू दी है उससे शुरू करना। समझ गए बेटा? पोटेंशियल अगर एनर्जी मीन पे दे तो इस तरीके से आप ग्राफ में वेरिएशन ला सकते हैं। अब इतने सारे फॉर्मूले याद क्यों करने? क्योंकि जब टाइम की बातचीत करेगा तो कब कोई चीज कब हो रही है पूछ रहा है तो आपको टाइम का एक्सप्रेशन यूज करना है। कहां कोई चीज कहां हो रही है पूछ रहा है तो आपको एक्स का एक्सप्रेशन यूज करना है। कुछ सवालों के थ्रू हम करते हैं। आइए थोड़े से सवाल कराता हूं, फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एक पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम, रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक आपको दिया है, क्या होगा पूछा है, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पे। ऐसे देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत सवाल आए हैं। तो x की वैल्यू दी है आपको a/2 और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालो और उनका रेशियो लो। पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालो, ठीक है, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। ये उसका फॉर्मूला था, x की वैल्यू रख दी a/2 का स्क्वायर, a स्क्वायर बाय 4 आ गया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था, ये रहा, x की वैल्यू रख दो तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, ये आ गया बेटा 3a स्क्वायर बाय 4। यस, अब देखिए ये तो कट जाएगा रेशियो में, ये बचेगा a स्क्वायर बाय 4, 3a स्क्वायर बाय 4, तो a स्क्वायर बाय 4 भी कट जाएगा, 1:3 आपका फाइनल रेशियो आएगा। आई बेटा बात समझ में? अगला सवाल, अब देखिए आपसे पूछ रहा है एसएचएम कर रहे हैं, जब पोटेंशियल इक्वल टू काइनेटिक होगी वो पोजीशन क्या होगी बताइए। तो आपको बस दोनों का बराबर करना था फॉर्मूला पोजीशन वाला। ये देखिए बस, तो ये कम टर्म कट गई, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस सॉल्व कर लीजिए। तो आप देखिए a/√2 आ जाएगा प्लस माइनस में x, दैट्स इट, ये रहा। अब ऐसे ही टाइम में भी पूछा जा सकता है कि टाइम बताओ जब ये दोनों बराबर, तो फिर आप क्या करेंगे, ये आपके पास एक्सप्रेशन था। यस, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ये कट गया टाइम के फंक्शन में, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा आपका बना। ये कब होता है बोलो? ये होता है पहली बार जब 45 डिग्री हो, तो ओमेगा टी को 45 को रेडियन में लिखेंगे, ये बन जाएगा। तो टाइम आ गया बच्चे पाई/4 ओमेगा। इस टाइम पे काइनेटिक और पोटेंशियल सेम होंगे। देखिए है ना, बाय डिफॉल्ट हमने मीन से स्टार्ट करके वही फॉर्मूले लगा देने। अब यहां पे टाइम पीरियड के टर्म्स में भी पूछ सकता है, ओमेगा को 2 पाई बाय टाइम पीरियड इसमें पुट करो तो ये देखो टाइम कैसे बन जाएगा t/8। तो टाइम पीरियड के टर्म्स में ये कंडीशन t/8 पे होगी
और ओमेगा के टर्म में ये कंडीशन टी पाई बाय 4 ओमेगा होगी। बच्चे याद रखेंगे, बहुत एफिशिएंटली ये यूज करना है। अलग अलग रेशो देके देखो सवाल पूछ सकते हैं, ये कब होगा, कहाँ होगा, तो ये बेसिक आपको आना चाहिए। देखिए जैसे ये सवाल है, ये आप सबके लिए होमवर्क है। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी आपको एसएचएम की इक्वेशन दी है। ओमेगा बोला है पाई बाय 90 मानना है। आपको बोला है काइनेटिक एनर्जी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फंक्शन आएगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर में, वहां पे टाइम की वैल्यू 210 रख दो। फिर उसके बाद जो काइनेटिक पोटेंशियल है उनका रेशियो लो, और इस बार काइनेटिक ऊपर रखना, फिर डिवाइड बाय पोटेंशियल रखना। तो ये देखिए प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है, होमवर्क है आपके लिए, आपको बताना है कौन सा सही जवाब है। समझ गए? तो होमवर्क करो, कमेंट करके अपना आंसर बताना। अब देखो आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें और मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले एवरेज वैल्यू की बात हो रही है, तो ध्यान से सुनना ये बात। अगर मैं अकेला साइन थीटा या अकेला कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू पूछूं एक टाइम पीरियड में, तो वो आएगी बेटा 0, याद होना चाहिए। और अगर मैं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू पूछूं तो वो आती है हाफ, एक सिंगल टाइम पीरियड में, एक साइकिल में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू एवरेज में हाफ होती है। कैसे समझाता हूं, देखो किसी भी चीज का जनरल एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है ये इंटीग्रेशन y dx अपॉन dx। इसमें y x का फंक्शन है, y की एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो ये सेटअप है। अच्छा y टाइम का फंक्शन होता तो y dt अपॉन dt इंटीग्रेशन में ये आपका बनता। समझ गए? चलो अब आगे चलते हैं। अगर आपको साइन थीटा की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो इंटीग्रेशन में y की जगह आप रखोगे साइन थीटा। अब देखो इंटीग्रेशन मतलब ग्राफ में क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। ऊपर का एरिया पॉजिटिव लेते हैं, नीचे का नेगेटिव। एक साइकिल में टोटल एरिया कितना हो गया, जितना ऊपर जितना नीचे, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जोड़ के 0। ऐसे ही कॉस में, इसलिए साइन कॉस का एवरेज 0 होता है एक टाइम पीरियड में। लेकिन अगर मैं साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूं, इसकी एवरेज वैल्यू निकालूं, तो देखो कैसे करेंगे। तो ध्यान से समझना, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर किसी का भी इंटीग्रेशन आए तो सबसे पहले ये हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख देंगे। तो देखिए एक्सप्रेशन क्या बना, 1 माइनस कॉस डबल एंगल डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। इसमें हाफ को अलग से ले लो, ठीक है, ऐसे लिख दो हाफ डी टी, ये रहा, ठीक है। इस चीज को ऐसे लिख लो, समझ गए? अब देखो आप, हाफ डी टी का इंटीग्रेशन बेसिकली टी बाई 2 हो गया, कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन 2 ओमेगा टी। टाइम का कोफिशिएंट जो होता है ना ऐसे में, वो डिवाइड में आ जाता है। तो कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन है साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, और 1/2 का एक 2 नीचे था, और नीचे डी टी का इंटीग्रेशन टी हो गया। अब एक साइकिल के लिए यानी 0 से टाइम पीरियड के लिए आपको इंटीग्रेट करना है। यहां पे देखो लिमिट्स लगाओ, हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें वैल्यू रखोगे तो आपको ये देखिए क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा ये ऊपर न्यूमरेटर में t बाई 2, डिनोमिनेटर में रखो हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसमें जब वैल्यू रखोगे 0 से t, टाइम को रखना 2 पाई बाय ओमेगा। देखो हाइयर लिमिट रखो, 2 इंटू 2 पाई बचेगा 4 पाई, साइन 4 पाई 0 होता है। लोअर लिमिट रखो, साइन 0 0 होता है। तो हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, ये टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ यही बचेगा, और t कट गया, देखो आंसर आ गया हाफ। इसलिए याद रखना, कॉस स्क्वायर के लिए भी सेम हाफ एंगल फॉर्मूला करके इंटीग्रेट कर सकते हो। याद रखना साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू एक टाइम पीरियड में हाफ होती है। इसका मतलब अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू का एवरेज पूछा जाए तो आप कॉस स्क्वायर को रख देना हाफ, तो हाफ और इधर हाफ, 1/4 हो गया। तो एवरेज वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की 1/4 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी में कॉस की जगह साइन स्क्वायर था, तो सेम वर्किंग एवरेज वैल्यू में वही पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी एवरेज और काइनेटिक एनर्जी एवरेज सेम है, दोनों की वैल्यू ध्यान रखनी है। आइए आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वाइब्रेट कर रहा है,
डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी भी बदल रही है, एक्सेलरेशन भी बदल रहा है, वेरिएशन है। उसके मोशन का जो वेरिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी f है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, टाइम पीरियड t है। अब एनर्जी भी तो कम ज्यादा हो रही है, एनर्जी भी तो वेरी कर रही है, कम ज्यादा हो रही है। तो आपसे एनर्जी का फ्रीक्वेंसी पूछे तो, एनर्जी के ऑसिलेशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछे तो, एनर्जी के वाइब्रेशन, एनर्जी के वेरिएशन का टाइम पीरियड पूछे तो कैसे करेंगे? आओ देखो, ग्राफ से बताता हूं। तो पोजीशन इस तरीके से ग्राफ था, तो एक साइकिल इतनी बड़ी थी, टी टाइम लग रहा था। पोटेंशियल एनर्जी साइन स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके से था, तो ये बेसिकली आधे टाइम में एक साइकिल यहीं तक काउंट होगी, फिर दूसरी साइकिल चालू होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी की एक साइकिल यहीं पे t/2 में ही है, तो पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड आधा, तो फ्रीक्वेंसी डबल। यस, तो याद रखना है एनर्जी में काइनेटिक और पोटेंशियल का टाइम पीरियड पार्टिकल के टाइम पीरियड से आधा है और फ्रीक्वेंसी पार्टिकल के फ्रीक्वेंसी से डबल है। इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे? कॉस स्क्वायर को लिख दिया 1 + cos 2 θ/2, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन रहा है। आया बेटा समझ में? अब ध्यान से देखो, इसमें एसएचएम की वर्किंग नहीं कर सकते ना, एसएचएम में साइन थीटा या कॉस थीटा अलग से होना चाहिए, सिंगल पावर, सिंगल साइन, सिंगल कॉस, सिंगल पावर। ये तो कॉस स्क्वायर है। यस, तो इसको पहले आप इस तरीके से कन्वर्ट करिए। अब यहां पे एसएचएम की वर्किंग की जा सकती है। प्लस माइनस तो मीन पोजीशन का होता है, ये मीन पोजीशन आ गई काइनेटिक एनर्जी की, ये एम्पलीट्यूड आ गया कि मीन पोजीशन से कितना एम्पलीट्यूड है, वो एम्पलीट्यूड आ गया। इसको देखो तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई, तो यहां पे टाइम का कोफिशिएंट क्या है? 2 ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई 2 ओमेगा काइनेटिक एनर्जी की। सिमिलरली हम बात करेंगे पोटेंशियल में, एवरेज फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा आ जाएगी। समझ में आया बेटा? तो ये ध्यान रखेंगे छोटी छोटी बातें। अब मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूं वो है एनर्जी मेथड। अब ध्यान से सुनना, जितने भी टफ सवाल आते हैं उसमें ये एनर्जी मेथड यूज करना पड़ता है। एनर्जी मेथड टू फाइंड टाइम पीरियड। कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, टोटल एनर्जी सर कांस्टेंट है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। इसका मतलब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा आंसर 0 आएगा। यस, चलो टाइम के रिस्पेक्ट में करो या फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करो, जिसके बराबर आपकी इच्छा उसके अबाउट कर लो, आंसर दोनों के ही टर्म्स में 0 ही आना है। तो dt बाय टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0। समझ गए? पक्का? चलूं आगे, ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। अब देखो स्टेप्स क्या है, स्टेप्स इसकी देखो क्या है। पहले आप क्या करना, फाइंड मीन पोजीशन। पिछले लेक्चर में मैंने फोर्स का, आपको फोर्स से टाइम पीरियड कैसे निकालना है उसकी स्टेप्स लिखाई थी। आज हम लिख रहे हैं एनर्जी से टाइम पीरियड कैसे निकालना है उसकी स्टेप्स। फाइंड मीन पोजीशन सबसे पहली स्टेप। दूसरी स्टेप, डिस्प्लेस बाय स्मॉल अमाउंट एक्स, छोटा सा अमाउंट एक्स से डिस्प्लेस कीजिए। राइट टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। डिस्प्लेस करने के बाद देखिए थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है, एक्सट्रीम पे मत ले जाना, एक्सट्रीम पे तो काइनेटिक 0 हो जाएगी। मीन से एक्सट्रीम मत जाना, मीन से थोड़ा डिस्प्लेस करना, वहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल लिखना। जितने लोग हैं सिस्टम में उन सब की, 2 डब्बे हैं तो 2 की काइनेटिक एनर्जी, 4 डब्बे हैं तो 4 की काइनेटिक एनर्जी, जितने डब्बे हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी लिखना। समझ गए? अब क्या करना, अब आप डिफरेंशिएट कर देना टाइम के रिस्पेक्ट में या एक्स के रिस्पेक्ट में, जिसके आपके इच्छा, इसको डिफरेंशिएट कर देना और इक्वल टू 0 कर देना। और फिर फाइनली बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक्सीलरेशन आ जाता है आपका
इसको जब डिफरेंशिएट करके जीरो करोगे तो सॉल्व करके एक्सीलरेशन आ जाता है, बताऊंगा मैं आपको, एकदम मैजिकल हो जाता है। उस एक्सीलरेशन को इससे कंपेयर करना, ठीक है, और फिर आपका ओमेगा टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी। समझ गए? पहले मीन निकालिएगा, फिर डिस्प्लेस करिएगा, फिर एनर्जी सिस्टम की लिखिएगा, फिर डिफरेंशिएट करके जीरो करिएगा तो आपका मैजिक होके एक्सीलरेशन आएगा, उसको इससे कंपेयर करना, एसएचएम की बाय डिफॉल्ट इक्वेशन ओमेगा और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आ जाएगा। आओ करके बताता हूं, वो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। सिंपल केस ले रहे हैं, स्प्रिंग के साथ ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है। समझ गए? स्प्रिंग के साथ ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है। एक ब्लॉक है, एम मास, स्पीड v से छोड़ दिया, इस तरीके से ये ऑसिलेशन कर रहा था। समझ गए? अब सबसे पहले मीन पोजीशन बताओ, तो इसकी नेचुरल लेंथ मीन पोजीशन हो गई सर। यहां से थोड़ा इसको डिस्प्लेस कर दो, डिस्प्लेस कर दिया सर थोड़ा सा। अब यहां पे इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड तो होगी, जनरल एक्सप्रेशन लिखना है, तो इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। यस, एक्स इलोंगेशन मान लीजिए कि एक्स इलोंगेशन आ गया, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हो गई हाफ के एक्स स्क्वायर। और कोई एनर्जी? ब्लॉक की काइनेटिक हो गई, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हो गई, बस। और कोई चेंज तो एनर्जी में हो नहीं रहा, और कोई एनर्जी है नहीं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहां पे लेते नहीं हम। अगर मान लो, अगर आपको मन में आ रहा है ग्रेविटेशनल एनर्जी, तो इसी को रेफरेंस मान लो, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। तो ये आपका टोटल एनर्जी बन गया। अब आप बताओ किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, टाइम के कि एक्स के? चलो, डिफरेंशिएट करने से पहले एक चीज, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप क्या बोलते हो? 2x, ये बोलते हो, लेकिन ये है विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर यहीं पे मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करता, तो वो 2x के साथ एक dx बाय dt का भी फैक्टर आएगा। v स्क्वायर को जरा डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू x, कैसे करोगे? 2v dv बाय dx। v स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इस बार आप लिखोगे dv बाय dt, 2v dv बाय dt। समझ गए? और एक्सीलरेशन क्या होता है? यहां तो dv बाय dt को एक्सीलरेशन लिख देना, या v dv बाय dx को एक्सीलरेशन लिख देना। अब देखो, टोटल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में करूं? चलो पहले मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर देता हूं, तो टोटल एनर्जी का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो गया। वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v dv बाय dx आ गया। हाफ के एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ गया। अब देखिए 2 कट गए, m, अब देखो v dv बाई dx आ गया। समझे एक्सेलरेशन कहां से आ रहा है? v dv बाई dx आ गया, तो एक्सेलरेशन हो गया ये प्लस के एक्स। इसे उधर भेज दीजिए, तो एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स, ए देखिए आ गया माइनस के बाय एम एक्स। इससे कंपेयर करो तो ओमेगा स्क्वायर देखो क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया के बाय एम, फ्रीक्वेंसी हो ओमेगा हो गया रूट के बाय एम, और टाइम पीरियड है 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब ओमेगा का रेसिप्रोकल ले लो। देखो आ गया ना टाइम पीरियड, यही हमने फोर्स मेथड से भी निकाला था, ये रहा। चलिए अब सर एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके बताओ, वो भी बता देता हूं ताकि आपको कंप्लीट क्लियरिटी हो। इसे चलो डिफरेंशिएट करो अब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है? देखो क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी का डिफरेंशिएशन जीरो, अब टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक dx बाई dt का भी यहां पे फैक्टर आएगा। 2 सारे कट गए,
mv dv बाई dt को a लिखा है, और dx बाई dt क्या होगा, dx बाई dt मतलब वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी कॉमन ले लीजिए तो वो हट जाएगी, तो एक्सीलरेशन देखिए क्या आ गया, वापस से वही तो आ गया। यस, इसको कंपेयर करो, सेम आ गया। मजा आया कि नहीं? पहली बार ये करते ना बहुत मजा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। ओमेगा आ जाएगा और फिर टाइम पीरियड आ जाएगा, सेम टू सेम रिजल्ट। समझ गए? पक्का? सर ये तो फोर्स मेथड से भी आ रहा था, हम फोर्स लिखते थे, एक्सेलरेशन निकालते थे और फिर इसी से कंपेयर कर देते थे, है ना? ये तो फोर्स से ही आपने सिखाया था पिछली क्लास में कि मीन पोजीशन निकालो, थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, एफबीडी बनाओ, सारे फोर्स निकालो, नेट फोर्स निकालो, नेट फोर्स को K1 से कंपेयर करो, K निकालो, टाइम पीरियड निकालो, बस आसानी से। तो फिर सर इतनी मेहनत मशक्कत क्यों? क्यों इतनी मेहनत मशक्कत? आओ मैं आपको सिखाता हूं इतनी मेहनत मशक्कत क्यों। आओ, अगर आपके पास ऐसा सवाल है जिसमें बहुत सारी बॉडीज इन्वॉल्व हैं और मल्टीपल बॉडीज इन्वॉल्व हैं, तो फिर आप कैसे करेंगे इसको? ठीक है, आओ, जैसे खासकर रोटेशनल वाले सवाल, रोटेशनल वाले सवालों में एनर्जी मेथड बहुत यूजफुल होता है। आओ देखो कैसे। तो यहां पे एक डिस्क है जो सफिशिएंट फ्रिक्शन है, प्योर रोलिंग होगी, नो स्लिपिंग मतलब प्योर रोलिंग, इसको थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया तो ये इस तरीके से एसएचएम कर रहा है, चल भी रहा है, घूम भी रहा है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल है, और आपका यहां पे रोलिंग है, स्प्रिंग खिंच रही है और कंप्रेस हो रही है, खिंच रही कंप्रेस हो रही। समझ गए? ऐसे सवालों में एनर्जी से करना बहुत हेल्पफुल होता है। आइए मैं करके बताता हूं। सर आप बोलोगे कि यहां पे तो फ्रिक्शन है सर, तो टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है कि नहीं? देखो ये मैंने आपको रोटेशनल में भी बताया था, वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ पे 0 है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। प्योर रोलिंग में वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन 0 है, आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, टोटल एनर्जी कांस्टेंट आप कहेंगे। काइनेटिक एनर्जी जब लिखने जाएंगे तो डब्बा चल भी रहा है और घूम भी रहा है, तो चलने की एनर्जी और घूमने की एनर्जी दोनों लिखी जाएगी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx²। और आप देखिए जमीन को ही रेफरेंस मान लीजिए तो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कोई झंझट ही नहीं। समझ में आया? पक्का? चलें अब देखो, इसको आपके पास ना हमेशा 2 ऑप्शन रहेंगे, रोटेशन वाले सवालों में 2 ऑप्शन रहेंगे। एक्सीलरेशन में जाओ तो इससे कंपेयर करेंगे, अगर आप एंगुलर एक्सीलरेशन में जाओ तो इससे कंपेयर करेंगे। 2 ऑप्शन हमेशा रहते हैं आपके पास। अगर एक्सीलरेशन में जाना है तो इन वेरिएबल में खेलना है, अगर अल्फा में जाना है तो इन वेरिएबल में खेलना है। तो मैं एक काम करता हूं, एक्सीलरेशन में अगर खेलूं तो यहां पे देखो ओमेगा को हटा दूंगा, प्योर रोलिंग में v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा को आप लिख देना v बाय आर। यहां पे देखिए एक्सप्रेशन क्या हो गया, डिस्क है या सॉलिड सिलेंडर है, उसका सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, याद होना चाहिए। और देखो ओमेगा की वैल्यू डाल दो तो r² कट जाएगा। यस, सही है। चलो तो आपकी टोटल एनर्जी देखो क्या आ गई, ये आपका एक्सप्रेशन बना। समझ गए? इसको एलसीएम ले लो, ये एक्सप्रेशन आया समझ में? अब देखो ध्यान से समझना ये बात, इसको अब हम सॉल्व कैसे करें? सेम प्रोसेस रिपीट कर दो सर, डिफरेंशिएट कर दो। किसके रिस्पेक्ट में करें? एक्स के रिस्पेक्ट में कर देते। चलो डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो टोटल एनर्जी का 0, वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब देखिए क्या मिल रहा है, v dv by dx को आपने लिख दिया a, ये रहा, दैट्स आंसर आ गया। ठीक है, अब आप यहां से देखो क्या मिलेगा आपको, a आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा और टाइम पीरियड आ जाएगा ओमेगा का रेसिप्रोकल। दैट्स इट बच्चों, आंसर आ गया। आपने इस मोशन का रोलिंग के साथ एसएचएम का टाइम पीरियड निकाल लिया। अब देखो पहली बार करते तो बड़ा लगता है, स्टेप्स बड़ी लगती हैं, बट आप जब 2-3 बार कर लोगे तो आपको काफी कंफर्टनेस आ जाएगी, आपको पता पड़ते जाएगा क्या क्या स्टेप आने वाली है और आंसर तुरंत निकाल लोगे। अगला सवाल चलो करो तो जरा, देखें कितने बच्चे सही जवाब देंगे। अगला सवाल करिए। इस बार पुली जो है वो भी डिस्क है, उसका भी मास एम रेडियस आर है, उससे एक ब्लॉक और स्प्रिंग कनेक्टेड है और बोला है पुली भी प्योर रोटेशन कर रही है, नो स्लिपिंग। तो अब यहां पे एसएचएम कैसे होगा, ब्लॉक इस तरीके से वाइब्रेट करेगा, स्प्रिंग इलोंगेट कंप्रेस होगी और आपकी पुली भी घूमेगी इस तरीके से, समझ गए। ये पूरा सिस्टम है जो एक साथ वाइब्रेशन कर रहा है। चलिए ट्राई कीजिए, इसका जल्दी से टोटल एनर्जी लिखिए, डिफरेंशिएट करके टाइम पीरियड बताइए, करिए जरा। हो गया, करा, कैसे करेंगे, आओ टोटल एनर्जी लिखते हैं। तो ब्लॉक का सिर्फ रोटेशन मोशन है, ठीक है, आ जाओ। पुली प्योर रोलिंग नहीं बोलना चाहिए, प्योर रोटेशन मोशन में है, ब्लॉक का प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी प्लस पुली की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी। आया समझ में, पक्का कैसे लिखेंगे, आओ। अब पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसके ओमेगा और वी में रिश्ता वही है सेम, तो ओमेगा को वी बाय आर रख देना, ठीक है। ये सेम सेम मामला नहीं बन रहा है। इफ कैपिटल एम का मास स्मॉल एम के बराबर है तो टाइम पीरियड वही आ जाएगा ना जो पिछला ही केस था, क्या था, 3m/2k, यस, सेम एज प्रीवियस। अगर आपका मास सेम है तो एम सेम ही आ जाएगा, तो आपका ये टाइम पीरियड आ जाएगा। आया समझ में। अब किसी के मन में आ सकता है डाउट कि सर mg की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं ली, आओ वो डाउट में क्लियर कर देता हूं। तो समझना मेरी बात, कांस्टेंट फोर्स डज नॉट चेंज टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक SHM, लीनियर जो ब्लॉक SHM है, लीनियर स्प्रिंग ब्लॉक SHM, उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट फोर्स नहीं बदलता है, बट इट चेंजेस मीन पोजीशन, इट चेंजेस मीन पोजीशन, ठीक है। समझना मेरी बात, फिर से बता दूं, ये जैसे ब्लॉक है तो नेचुरल लेंथ ही मीन पोजीशन है, ये जैसे ब्लॉक है तो नेचुरल लेंथ बेटा मीन पोजीशन नहीं है, क्योंकि mg लग रहा है ना तो थोड़ा खिंच जाता है, तो मीन पोजीशन आपकी बेटा ये है, समझ गए, दिस इज मीन पोजीशन। तो नेचुरल लेंथ मीन पोजीशन नहीं है, यहां पे मीन पोजीशन थोड़ा सा डिस्प्लेस होके आती है, लेकिन दोनों केस में टाइम पीरियड सेम है।
इसमें mg का कोई रोल नहीं है, mg बैलेंस है, इसमें mg के कारण मीन पोजीशन थोड़ी शिफ्ट हो गई, तो यहां पे mg का इफेक्ट क्या है, मीन पोजीशन शिफ्ट हो गई। टाइम पीरियड दोनों का सेम है। अच्छा सोचो ग्रेविटी फ्री स्पेस में ले जाऊं इसको तो आपकी यही मीन पोजीशन हो जाएगी नेचुरल, टाइम पीरियड सेम ही रहेगा। यस, तो ऐसे सवालों में mg को निग्लेक्ट कर देते हैं जब सिंपल स्प्रिंग है, सिंपल ब्लॉक है, सिंपल उसका SHM हो रहा है, तो आप ग्रेविटी फ्री स्पेस मान लीजिए और आप ग्रेविटी वाली पोटेंशियल एनर्जी इग्नोर कर दीजिए और फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए अगर आप mg मानते हैं, mg की पोटेंशियल एनर्जी फिर आपको देखनी पड़ेगी, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ जाता है, वो कांस्टेंट है, हालांकि ये डिस्टेंस, लेकिन वो एक्स्ट्रा आपके टर्म्स बन जाती हैं और थोड़ा लेंदी हो जाता है सवाल, अननेसेसरी। तो ऐसे सवालों में ग्रेविटी फ्री मान के टाइम पीरियड निकाल लेना। समझ गए बेटे? चलूं आगे, चलो और देखो अगला सवाल। ये बेटा आपके पास सवाल है, ठीक है। अब देखो सिस्टम बड़ा कर दिया, सिस्टम में स्प्रिंग भी ले आए, दो ब्लॉक ले आए, कंस्ट्रेंट रिलेशन भी कर दिया, ठीक है। पुली को अभी मैं आइडियल मान लेता हूं, आइडियल पुली, मासलेस, फ्रिक्शनलेस और आइडियल स्ट्रिंग मान लेता हूं, ठीक है। इसका मतलब पुली को मत घुमाना, नहीं तो पुली की भी एनर्जी लिखोगे, ठीक है। अब देखो दो ब्लॉक है, एक स्प्रिंग है और कंस्ट्रेंट रिलेशन है। अब सिस्टम बड़ा हो चुका है, इसीलिए अब आप क्या करोगे, यहां पे एनर्जी मेथड से टाइम पीरियड निकालना ज्यादा आसान पड़ेगा। चलिए करते हैं। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ kx²। ब्लॉक ए की पोटेंशियल एनर्जी हाफ m, ब्लॉक ए की स्पीड का स्क्वायर। ब्लॉक बी की पोटेंशियल एनर्जी हाफ m, ब्लॉक बी की हाफ mv²। ब्लॉक बी की काइनेटिक, ब्लॉक ए की काइनेटिक। mg को हम इग्नोर कर रहे हैं, सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ग्रेविटी फ्री स्पेस में टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। अब यहां पे ना एक डाउट आपके मन में आएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, dx/dt, ये लिखोगे? यस। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर dx/dt को स्पीड लिख लिया था आपने, लेकिन यहां तो दो दो लोगों की स्पीड है, तो dx/dt को लिखेंगे किसके बराबर? तो अब ध्यान से सुनिए, इसीलिए क्या होता है, अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप डायग्राम में क्या बना रहे हैं, अगर आप इसमें इलोंगेशन x मान रहे हैं तो फिर आप देखिए यहां पे x माना तो उसके साथ जो स्पीड है ना, वो x की डिफरेंशिएशन उससे कनेक्टेड ब्लॉक की स्पीड होगी, तो ये स्पीड va होगी। आई बात समझ में? अब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे। अब ये देखो टेंशन T, 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 ये पूरी एक ही रस्सी थी, यहां पे अटैच हो गई, ये पूरी एक ही रस्सी थी। देखो T तो इधर आ गया 2T, ये स्पीड ऑफ P। अब स्पीड के बीच का रिलेशन कैसे निकालते हैं वो मैंने एनएलएम में सिखाया था, आपको नहीं आता है तो आप अभी एनएलएम की प्लेलिस्ट में जाके वहां पे आप सीख सकते हो कंस्ट्रेंट रिलेशन में। समझ गए? चलो अब यहां पे देखो, आप यहां पे कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या होता है, वर्क डन बाय टेंशन जीरो। टेंशन का डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी के साथ लीजिए और उसका सम जीरो कर दीजिए। पावर मेथड भी कहते हैं, वर्क डन बाय टेंशन जीरो कहते हैं। यहां पे टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लेके जीरो, तो टेंशन इंटू वी और इस पे दो टेंशन है इंटू वी इक्वल टू जीरो। यहां पे दोनों सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, यहां पे एक ऊपर एक नेगेटिव, इसलिए माइनस, इधर उधर ले जाओ। तो यहां पे देखो B की जो स्पीड है वो va/2 आप लोगे। अब बात करते हैं इसकी टोटल एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ mv², A की लिख दी मैंने, हाफ m B की जो स्पीड आई वो v/2 आई, तो ये B की मैंने लिख दी, प्लस हाफ kx²। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये देखिए हाफ प्लस 4 दूनी 8, 4 4 5, देखिए इंटू 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 5/8 mv² प्लस हाफ kx²। आइए ये टोटल एनर्जी
इसे डिफरेंशिएट करिए, x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, ठीक है। सॉल्व करिए जल्दी से। 2v dv बाई dx, 2x, 2 से 2 कट गया, यहां 2 से ये हो गया 4, 5/4 ma प्लस के एक्स। यस, चलें तो इधर उधर ले जाओगे, एक्सीलरेशन देखो क्या आ जाएगा, -4k बाय 5mx, और टाइम पीरियड आपका आ जाएगा 2π√5m/4k। आया बेटा समझ में कैसे करेंगे ये सवाल? वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब देखो एक सवाल में वेरिएशन ला रहा हूं मैं। अभी मैंने इसी सवाल में स्प्रिंग कनेक्ट करी थी सेंटर पे, अब मैं स्प्रिंग कनेक्ट कर रहा हूं टॉप पॉइंट पे। m मास r रेडियस का सॉलिड सिलेंडर है या डिस्क है, नो स्लिपिंग की कंडीशन है, प्योर रोटेशन, प्योर रोलिंग का ये केस है, ठीक है, चल भी रहा है घूम भी रहा है। टोटल एनर्जी आप लिखोगे हाफ mv² प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ kx², डिफरेंशिएट करके जीरो करके आंसर निकालोगे टाइम पीरियड का आपको। लेकिन सर यहां पे अंतर क्या है आप सोचो। आप पिछले सवाल में जब मैंने सेंटर पे अटैच करी थी स्प्रिंग, ये रहा, इस सवाल का और इस सवाल का आप मतलब सोचो, आप खुद से सोचो, वीडियो पॉज करो फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। अब देखो मैं आपको बताता हूं कैसा यहां पे आया। अब मैंने जैसा आपको बोला ना, अजम्पशन आप क्या ले रहे हो डायग्राम में वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर मैं प्योर रोलिंग का डायग्राम देखूं ग्राउंड पे, तो मुझे पता है ये डायग्राम होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो लास्ट पॉइंट, वेलोसिटी की बात करूं लास्ट पॉइंट 0, फिर v, फिर 2v, ये मेरे को पता है प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड में, ये बहुत अच्छे से रोटेशनल मोशन में पड़ा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो उसका भी तो मामला ऐसा ही होगा। यस, अगर मैं सेंटर का डिस्प्लेसमेंट x ले रहा हूं तो टॉप पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 2x लूंगा। अब सेंटर का डिस्प्लेसमेंट x है तो dx/dt क्या लिखोगे, सेंटर की स्पीड v, जिसको x मान रहे हो dx/dt उसी पॉइंट की स्पीड होगी। आई बात समझ में? तो अगर इसे मैं x मान रहा हूं तो स्प्रिंग में इलॉन्गेशन कितना आएगा, स्प्रिंग तो ऊपर अटैच है यानी स्प्रिंग में इलॉन्गेशन आएगा 2x। ये आपको पूरा लिखना था। यस, बस इतना सा चेंज था, लेकिन ये चेंज सोचने में ही बहुत बड़ी चीज है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया, ओमेगा प्योर रोलिंग है ना, तो ओमेगा को लिख दिया v/r हाफ के 4x का स्क्वायर। आया समझ में? तो ये देखो 1/2 प्लस 1/4 3/4। यस यस, ये आपकी टोटल एनर्जी आ गई। डिफरेंशिएट कर देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखें क्या एक्सप्रेशन बन रहा है। आइए, तो यहां से बना 2, ये कट गया, 3m/2a प्लस 4kx, एक्सेलरेशन आ जाएगा -8k/3mx, और टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√, आप देखिए क्या बनेगा 3m/8k। आया समझ में? शाबाश। अब आगे चलते हैं, एक हम सर सिंपल पेंडुलम का भी यहां पे टाइम पीरियड निकालना सीख लेते हैं। ये रहा, सिंपल पेंडुलम का भी टाइम पीरियड निकालना सीख लेते हैं एनर्जी मेथड से। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पे mg को इग्नोर नहीं करना है, यहां पे क्योंकि हाइट वेरिएशन हो रही है mg को लेना है। वो सिर्फ हम स्प्रिंग के केस में हटा रहे थे, यहां नहीं हटाएंगे। तो देखिए ये हाइट अगर मैं h मान रहा हूं, मीन पोजीशन ये रही, इससे थोड़ा डिस्प्लेस किया, h हाइट आ गई। अब देखो h हाइट कैसे निकालते हैं, l लेंथ मान लेते हैं, तो l का ये कंपोनेंट l cos थीटा आ जाएगा,
तो हाइट हो जाएगी L माइनस L कॉस थीटा, स्पीड v मान लेते हैं, ठीक है। तो आप देखो टोटल एनर्जी क्या लिखोगे, पार्टिकल की काइनेटिक और पार्टिकल की पोटेंशियल mgh, h की वैल्यू ये रहा, समझ गए पक्का। अब देखो ये एंगुलर एसएचएम है, एंगुलर एसएचएम में टॉर्क ओमेगा थीटा अल्फा इसमें डीलिंग करेंगे और अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इसमें डीलिंग करेंगे। आओ तो अब देखो क्या लिखें, हाफ एम है ना, v को क्या लिख सकते हैं बेटा, देखिए सर्कुलर मोशन है तो स्पीड को आप r ओमेगा लिख सकते हैं और लेंथ l है तो रेडियस l है, तो l स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा को हाफ एंगल फॉर्मूला से लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये टोटल एनर्जी होगी। अब देखो सिंपल पेंडुलम में थीटा स्मॉल होता है ना, ये ध्यान रखना है, थीटा स्मॉल, तो साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हो। तो टोटल एनर्जी देखो क्या बन गया, साइन स्क्वायर को लिख दिया थीटा बाई 2 का स्क्वायर, तो ये टर्म आ जाएगी mgl थीटा स्क्वायर बाई 2, समझ गए, ये आपका टोटल एनर्जी आ गया। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं, हाफ एम एल स्क्वायर, अब देखो किसके रिस्पेक्ट में करें, वहां x के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, यहां भी टाइम के रिस्पेक्ट में या x की जगह थीटा था तो थीटा के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा प्लस इसका डिफरेंशिएशन mgl बाई 2 थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 थीटा, यस। तो आप देखिए 2 से 2 कट गया, ml स्क्वायर ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा को अल्फा लिख दिया, 2 से 2 कट गया, mgl थीटा इक्वल टू 0, इधर भेज दो तो अल्फा देखो क्या आ जाएगा माइनस जी बाय एल थीटा, ये अल्फा आ गया। और अल्फा को किससे कंपेयर करना, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से, चलिए कंपेयर करिए, ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा जी बाय एल ओमेगा रूट जी बाय एल, और टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई ओमेगा का रेसिप्रोकल 2 पाई रूट एल बाय जी, ये तो आप सबको याद ही है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। बस आप ध्यान रखना सिंपल पेंडुलम वाले केसेस में आप mg को इग्नोर नहीं करेंगे, mgh लेना है, h को इस तरीके से हमने लिखा, समझ गए। तो ये था आज का सेशन, बहुत कुछ सीखने को मिला बेटा, आज हमें कितना कुछ सीखा है हमने आपके लिए, कितने यहाँ पे देखो मेहनत करके आपके लिए सेशन बनाए जा रहे हैं, एक एक चीज आपकी कवर की जा रही है, यस। तो इसको पूरे भारत में पहुंचाइए हर सीरियस एस्पिरेंट के पास, कमेंट करके बताना कैसा लगा सेशन, होमवर्क का जवाब देना। मिलेंगे अगले सेशन में, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, बाय बाय, टेक केयर।